में लिया है हमारी पृथ्वी। ये जिज्ञासा बच्चों के मन में होती है कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। बच्चे बस से कभी यात्रा करते हैं, कभी मोटरसाइकिल से, कभी बैलगाड़ी से, थोड़ा दूर जाते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, फिर भी पृथ्वी वैसे वैसे रहती है। कहते पृथ्वी कितनी बड़ी है आखिर। तो अब ये बच्चों की जिज्ञासा होती है। एक मन में बचपन में सबके होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा दूर चले जाएं तो एक जगह पृथ्वी खत्म होती होगी, और ख़त्म होती है तो वहाँ पर अगर अपन आगे जाना चाहें तो अपन उससे नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें पता नहीं कि हम गिरते क्यों हैं। पृथ्वी खत्म हो तो पृथ्वी तो सब जगह खत्म, जहाँ हमारे पैर टिके हुए हैं वो पृथ्वी की एक तरह से भौतिक जो तल है, इसका स्थल भाग है, उसकी सीमा है। स्थल भाग की सीमा पर हमारे पैर टिके हुए हैं, फिर भी हम गिरते नहीं हैं। क्यों? कि हमें लगता है कि नीचे तो पृथ्वी है, जबकि पूरी पृथ्वी के चारों ओर अगर आदमी है और चारों ओर अगर वो खड़े हैं, अगर वो गोलाकार है, चारों ओर खड़े हैं, जैसे पेड़ चारों ओर खड़े हों, या एक गोलाकार कोई चीज़ और उसके चारों ओर कीले लगा दें, तो अब नीचे के वो सारी कीले अगर उसके चिपकना चाहती है, अंदर घुसना चाहती है, जिसका मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबको अपने ऊपर चिपकाए हुए हैं, हमें चिपका के रखता है, खींच के चिपका लेता है अपने पास, क्योंकि जिसका आकर्षण है उसकी वजह से हम इस पर टिके हुए हैं। बाकी नीचे गिरने जैसी तो कोई बात ही नहीं। और नीचे गिरने की बात हो तो हम पृथ्वी की अंतिम सीमा पर ही खड़े रहते हैं, स्थल भाग की अंतिम सीमा पर हमारे पैर टिके रहते हैं, तो हम गिरते नहीं हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण से संबंध में समझाना पड़ेगा बच्चों को। और बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों को आकर्षित करती है। अपन देखेंगे तो जब बड़ा बादल बन जाता है मानसून का, तो छोटे छोटे चारों ओर के बादल जो है उसके पास आने लग जाते हैं, वो एकदम से बड़ा बनता जाता है और अच्छी बरसात कर देता है। इसी प्रकार और भी है, इसको अपने ऐसे भी समझा सकते हैं, जैसे डस्ट के कण हैं, छोटे छोटे कण पर जाकर के ऊपर चिपक जाते हैं, क्योंकि उन छोटी बड़ी चीज़ों से वो खिंच जाते हैं और वो उसके चिपकते हैं। तो ऐसे कुछ बातें कह करके अपन उनको थोड़ा, वाकई ये गुरुत्वाकर्षण का मामला है इतना सरलता से। तो देखो न्यूटन बिल्कुल एक तरह से, न्यूटन से पहले भी चीज़ें सारी नीचे गिरती थी, परंतु न्यूटन पहला आदमी हुआ जिसने ये संदेह पैदा किया कि ये जो पेन है इसके ऊपर भी ऐसा ही स्पेस है, इधर भी ये खाली जगह है, इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, उधर भी खाली है, 10 दिशाएं खाली है, फिर भी इसकी ये जिद क्यों है कि ये नीचे ही गिरता है। हालांकि हमने सदैव गिरते देखा चीज़ों को, इसलिए ये तो नीचे गिरेगा और किधर गिरेगा, पागल बात करते हो। जब न्यूटन जैसा आदमी पागल बात ही की उसने कि ये नीचे क्यों गिरता है, ये संदेह पैदा किया और व्यक्त करता है किसी पर, संदेह से विज्ञान पैदा होता है। और ये जो गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम की खोज न्यूटन ने की, न्यूटन कोई समझदार आदमी नहीं है ऐसे देखा जाए तो। कहते हैं कि न्यूटन के घर पे जो अपना कोई मकान था, कमरा था, उसके दरवाज़ा बनवाना था, खिड़की दरवाज़ा। तो न्यूटन ने उस बढ़ई को बुलाया, लकड़ी का काम करने वाले को, और कहा कि मेरे इस दरवाजे पे दरवाज़ा बनाना है और साथ में एक काम और करना है। कि क्या करना है? कि मेरे एक बिल्ली पाली हुई है और एक उसका बच्चा भी है, तो तुम दरवाजे में 2 होल कर दे, एक तो बड़ा होल कर दे ताकि उसमें से बिजली इधर उधर आ जा सके। मैं भुल्लकड़ किस्म का आदमी हूँ, हो सकता है बिजली अंदर रह जाए, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ और मैं 4 दिन नहीं आऊँ तो अंदर वो मर सकती है, बच्चा भी अंदर रह जाए तो ये हालत हो सकती है। और अगर वो बाहर रह जाएं तो बाहर उन पर खतरा हो सकता है, तो जरूरत हो तो वो अंदर चले जाए, जरूरत हो तो बाहर आ जाएं, इसलिए उन दोनों के लिए 2 होल कर दे। तो वो बड़ी काफ़ी मेहनत की उसने, न्यूटन को समझाने में बड़ी मुश्किल हो गई उसको। न्यूटन वो कहता है कि मैं एक बड़ा होल कर दूं, बिल्ली और बच्चा दोनों निकल जाएंगे। न्यूटन कहता है बच्चा कैसे निकलेगा, बड़ा होल तो बिल्ली के काम आएगा, बच्चे के लिए भी तो एक होल करना है ना। और वो बड़े ही समझा रहा है उनको, न्यूटन को, कि यार इसका तो दिमाग ही नहीं है बिल्कुल। इस प्रकार बिना दिमाग वाले लोगों ने ये खोजें की इतनी। तो अपन आगे चलते हैं इसमें। तो ये जो बच्चे का जिज्ञासु चित्त है वो ऐसी चीज़ें चाहता है। ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के संबंध में एक जो विज्ञान की बड़ी मान्यता है कि पृथ्वी सूर्य का अंश है। सूर्य से में कभी कोई विस्फोट हुआ था और विस्फोट हुआ तो उसमें से कुछ बिखर गए, अलग पिंड
अलग पिंड बिखर गए, और उन पिंडों में से एक पिंड का नाम पृथ्वी है। और ऐसे पिंड जो निश्चित आकार में उसकी परिक्रमा करते हैं, उनका निश्चित कोई माप तोल है और उनका गुणन भी है, वो सारे वो ग्रह हैं। तो इसमें पृथ्वी के 8 ग्रह। यम ग्रह अब अपनी ग्रह की योग्यता खो चुका है, बाकी ये 8 ग्रह अभी भी उसी हिसाब से सूर्य के ग्रह हैं, ये सूर्य में से निकले हैं। अब अगर अपन टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो सूर्य 6000 डिग्री सेल्सियस आग का गोला है, गैसीय स्थिति में है, ऐसी आग है, धधक रही है आग 6000 डिग्री सेल्सियस। देखो बहुत तेज आग है। अपन देखें कि 1500 डिग्री सेल्सियस पर लोहा जो है वो भाप बनने लगता है, वाष्पीभूत होने लगता है, लोहा गैस स्थिति में पहुंच जाता है। लोहे का गलनांक और क्वथनांक बिंदु अगर अपन उस पर विचार करें तो जब 1500 डिग्री पर लोहा ठोस के बजाय ठेठ गैस तक, बीच में द्रव भी होता है फिर गैस भी होने लग जाता है, ये हालत है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस में हमारी कोई भी धातु सूर्य के पास नहीं जा सकती, उससे पहले उसको गैस होना पड़ेगा, इतना गर्म है सूर्य। और उस गर्म में से अगर पृथ्वी निकली है उसी गर्मी में से, तो पृथ्वी भी गर्म होनी चाहिए। ये क्या हुआ, ये ठंडी कैसे हो गई? ये एक बड़ा सवाल अगर देखें तो है, और इस पे अपन थोड़ी चर्चा और कर लें कि जो ज़्यादा गर्म है और ज़्यादा बड़ा है, पृथ्वी से सूर्य 300 गुना बड़ा है, इसलिए वो अभी भी, और उसमें खुद में आग है, उसमें आग रोज उसमें विस्फोट होते रहते हैं और वो आग धधकती रहती है, इसलिए उसका तापमान गिर नहीं रहा है। पृथ्वी का तापमान गिर गया, धीरे धीरे गिर गया। जैसे इन पृथ्वी और इनमें एक बहुत बड़ा ग्रह है, उसका नाम है बृहस्पति, और बृहस्पति जो है वो पृथ्वी से भी 50 गुना बड़ा है, हमारी पृथ्वी से 50 गुना बड़ा है, और वो अभी भी पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा गर्म है। और अभी तो वो इतना ठंडा भी नहीं हुआ कि वो ठोस हो सके, क्यों? जब कोई चीज़ गैसीय स्थिति में ठंडी होती है तो वो ठोस होती है, द्रव होती है, और उसके बाद ज़्यादा ठंडी होती है तो वो ठोस होती है। जैसे भाप ठंडी होने पर द्रव होती है, पानी हो जाता है, ज़्यादा ठंडा होता है तो बर्फ हो जाता है। इसी प्रकार ये ग्रह गैस स्थिति से निकले और अभी भी बृहस्पति द्रव अवस्था में है, वो ज़्यादा गर्म है। हमारी पृथ्वी ठोस अवस्था में है, और ये ठोस अवस्था में कहाँ तक है? जैसा कि इन्होंने बात की सारन साहब ने, डीसी सारन प्रोफेसर साहब ने, कि भूप्रपट्टी के नीचे भूगर्भ है, और ये भूप्रपट्टी ऊपर वाली जो है वो ठोस अवस्था में, भूगर्भ अभी भी लावे की तरह पिघल रहा है, गर्म है बहुत ज़्यादा। और अपन इसको ज्वालामुखी को देख ही सकते हैं कि कैसे धधकता हुआ लावा निकलता है अंदर, कितना तापमान है उसका। एक ज्वालामुखी जब फूटता है तो कई किलोमीटर दूर तक उसकी आंच जाती है, ताप जाता है, और बहुत ज़्यादा तेज ताप जाता है, आग उगलता है पूरी तरह से। तो हमारी जो पृथ्वी है वो ठंडी कैसे हुई, अपन अभी इस पर ही चर्चा करेंगे। कोरी पृथ्वी, इन 8 ग्रहों में से जो अभी तक की जानकारी है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जल और वायु था। अब जल तो अपन नाम लेते हैं क्योंकि अभी जल अवस्था में बड़े बड़े महासागर पड़े हैं, पर शायद ये जब सूर्य से अलग हुई तो ये जल नहीं था, क्योंकि ये तो आग उगल रही थी, इतने डिग्री टेम्परेचर तेज था, तो इसकी जो वायु वाष्प जो थी, जल जो है वाष्प के रूप में था, और वो भी दूर दूर जा रहा था, पृथ्वी के नजदीक आने की स्थिति में, क्यों? गर्म ज़्यादा है, ज़्यादा गर्म है तो वाष्प वहाँ नहीं टिकेगी, वाष्प उस गर्मी से अलग जाएगी, तो वो वाष्प स्थिति धीरे धीरे पृथ्वी सूर्य से अलग हो गई, मूल स्रोत से अलग हो गई। जो ताप का स्रोत था, गर्मी का जो मुख्य स्रोत था, उससे अलग हो गई तो धीरे धीरे ये ठंडी होने लगी। पृथ्वी खुद ठंडी हुई कि नहीं, उसकी जो वाष्प थी, ऊपर वायुमंडल था उसके ऊपर, वो ठंडा हुआ, वायुमंडल ठंडा हुआ, ज़्यादा ठंडा हुआ, और ज़्यादा ठंडा हुआ, और ज़्यादा ठंडा हुआ, तो उसके बादल बने, और उसमें से ज़्यादा ठंडी वाष्प होती है तो वो संघनित हो जाता है, उसका क्या होता है? द्रव अवस्था में होती है, और उसकी बूंदें टपकने लगती है। वो बूंदें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के ऊपर टपकने लगी, तो बूंदें टपकती है,
तो बूंदे टपकती थी तो गर्म थी, जैसे तपते हुए तवे पर अपने एक बूंद पानी डालेंगे तो हाथों हाथ वाष्पीभूत होता होगा। तो इस प्रकार वो वाष्प इस पृथ्वी पर गिरती और वापस वाष्प बन जाती, पानी बनकर गिरती बूंदे और वापस वाष्प हो जाती। इस प्रकार वो पानी गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, तो धीरे धीरे इसकी भू प्रपटी थोड़ी इतनी ठंडी हुई कि पानी यहाँ पर टिकने लग गया, पृथ्वी पर पानी टिकने लग गया। इससे पहले एक बात और भी कही जाती है कि शायद चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ, क्योंकि अलग जब पृथ्वी के चारों ओर कोई चीज चक्कर निकाल रही है तो इसका मतलब ये पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी से अलग होकर के अंतरिक्ष में स्थापित हो गया। जैसे कहा जाता है अगर इसको भी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यहाँ से प्रक्षेपित किया जाए, ऊपर फेंका जाए, ऊपर या ना पृथ्वी से दूर फेंका जाए, ऊपर का मतलब चारों ओर किधर भी फेंको, दूर फेंका जाए तो ये चारों ओर चक्कर करने लगेगा। ये इस पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये कहते हैं कि ये प्रशांत महासागर की जो जगह है, जो सबसे बड़ी खाड़ी है उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, पैसिफिक तो नहीं, पैसिफिक है या वो छोड़ो, तो वहाँ से ये निकला और ये अलग घूम रहे। तो ये जो खड्डे बन गए थे पृथ्वी पर, जो खड्डे थे उबड़ खाबड़, वैसे तो इसका समतलीकरण हो रहा है धीरे धीरे, पर पहले ज़्यादा खड्डे होंगे शायद। ये पानी और हवा की वजह से पृथ्वी का समतलीकरण होता है रेगुलर। तो ये जो गड्ढे हैं वो बहुत गहरे गड्ढे थे, तो उन गड्ढों में पानी इकट्ठा होने लगा। गड्ढों की जमीन ज़्यादा ठंडी हुई और शिखर थे वहाँ पर थोड़ी गर्म थी, तो वहाँ से पानी इधर उधर जा चुके पानी इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे पृथ्वी पर महासागर बने। पृथ्वी की भू परपट्टी ठंडी हुई, अभी भी भू परपट्टी ठंडी है, अंदर से तो गर्म है। तो भू परपट्टी ठंडी हुई, यहाँ महासागर बने और महासागरों का पानी भी धीरे धीरे इस एक टेम्परेचर पर आ गया जो पानी का सामान्य टेम्परेचर होता है। देखो पानी किस टेम्परेचर में मिलता है अपन जानते हैं, 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक पानी रहता है। 0 से 0 डिग्री पर बर्फ हो जाता है, 100 डिग्री पर बाष्प हो जाता है। बीच का जो टेम्परेचर जब तक इसका रहता है तब ये द्रव अवस्था में रहता है पानी, अन्यथा बाष्प बन जाता है, अन्यथा बर्फ बन जाता है। ये दोनों तरफ का मामला है। तो ये पानी के समंदर बने और ये माना जाता है, वैज्ञानिक मान्यता है, पृथ्वी पर जो पानी था वहाँ पर धीरे धीरे जीव पैदा हुए। सबसे पहले पानी के जीव पैदा हुए। पानी के जीवों में भी वनस्पति, काई और ऐसे छोटे छोटे ऐसे जीव जो केवल पानी में ही रह सकते थे, उनमें भी दोनों तरह के जीव हैं, पादप और ये दोनों तरह के। और ये जीव होते रहे तो फिर कहते हैं कि ऐसे जीव पैदा हुए इस पृथ्वी पर जो पानी पर भी रह सकते थे और पानी के बाहर भी। जैसे मछली अभी भी पानी के बाहर नहीं रह सकती, पर मेंढक दोनों तरफ रह सकता है, क्योंकि इनका श्वसन अंग अलग अलग बना हुआ है। मछली का श्वसन अंग जो है वो गलफड़े हैं, और गलफड़े पानी में से ऑक्सीजन को अवशोषित कर सकते हैं, हवा में से ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं कर सकते। इसलिए मछली जो है पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती किसी भी। परंतु मेंढक जो है ऐसा जीव है, मछलियों की सभी प्रजातियां, चाहे व्हेल मछली हो, सारी प्रजातियां जो है वो पानी के अंदर ही जीवित रह सकती है। और मेंढक ऐसा जीव है जो फेफड़ों वाला है और हवा से ऑक्सीजन लेता है, पानी से ऑक्सीजन नहीं लेता है। पानी से ऑक्सीजन अवशोषित करने का उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। तो इस प्रकार के ये जीव पैदा हुए। हो सकता है कुछ विज्ञान के लोग भी होंगे और भी होंगे, मैं कोई गलत भी बात, क्यों मेरी बातें मैंने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी कम हैं और ऐसे ही हैं। तो आप लोग इस पर ये चर्चा का विषय ही है ताकि आप लोग इसमें अलग अलग मुझे बताते रहना। तो फिर ये जीव पैदा होते होते कहते हैं कि ज़मीन पर भी वनस्पति पैदा हुई और ऐसे जीव पैदा होते होते अब जैसे हमारी मान्यताओं में 84 करोड़ और 84 लाख पता नहीं कोई योनियाँ, इस प्रकार ये जीव पैदा होते होते एक दिन यहाँ मनुष्य पैदा हुआ। कहानी मनुष्य से शुरू करनी है अपन को ज़्यादा, बाकी जीवों के संबंध में विज्ञान का मामला है। सामाजिक विज्ञान में ये जीवों के कर्मिक विकास में जो आखिरी विकास है मनुष्य, अभी भी हमारे
इस पृथ्वी पर कोई सुपर मानव नहीं है, मनुष्य ही अंतिम जीव श्रेणी। अगर विकास को देखा जाए, चाहे डार्विन का सिद्धांत देखो, चाहे धर्म ग्रंथों का सिद्धांत देखो। डार्विन कहते हैं कि ये धर्म ग्रंथ भी कहते हैं पहले पानी वाले सबसे पहले कश्यप अवतार पानी के अवतार बताते हैं। डार्विन भी कहता पानी के अवतारों से होता होता बंदर के बाद मनुष्य, इसका अंतिम विकास है। तो अब अपने अगले चैप्टर में, काफ़ी टाइम हो गया होगा मेरे हिसाब से, अगले चैप्टर में अपन लेंगे पृथ्वी पर अपन मनुष्य तक आ गए। अब मनुष्य के पाषाण काल और उत्तर पाषाण, पूर्व पाषाण और ये जो स्थितियां हैं, फिर उसकी शिकारी और पशुपालन और खेती और ये आधुनिक मनुष्य, इन सब पर अपन ये एक मनुष्य की हिस्ट्री भी हो जाएगी। फिर बाद में, क्योंकि समाज विज्ञान तो बहुत बाद में, जब मनुष्य सामाजिक प्राणी बना, इससे पहले शुरुआत में मनुष्य कोई सामाजिक प्राणी नहीं है, जंगली जानवरों की तरह है, तो समाज विज्ञान बनता नहीं है। और न राजनीति विज्ञान, तो और भी आगे की स्थिति है। तो इसमें अपन राजनीति, समाज और ये सारी चीज़ें का अध्ययन करेंगे। अभी जीव और पृथ्वी के संबंध में बात की। इससे पहले एक चैप्टर मैंने बीच में छोड़ा है, वो है सौर मंडल। उस पर भी थोड़ी चर्चा अपन पहले करेंगे, इससे पहले कि हम सामाजिक विज्ञान की ओर जाएं। सौर मंडल पर एक दो चैप्टर मुझे, मेरी हिसाब से मुझे लेने पड़ेंगे, अपन चर्चा करेंगे। अब आप में से जो भी लोग सुन रहे हैं, उनसे विशेष निवेदन है कि अपने बच्चों को भी आप मेरे वीडियो सुनाएं और आप उनकी मदद करें, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो शायद उनके कम समझ में आए, तो आप उनकी समझाने के लिए उदाहरणों के आधार पर मदद करें, ताकि अपने बच्चों की जिज्ञासाएं दबे नहीं, मरे नहीं। और बच्चों का बहुत खोजी चित्त होता, अन्वेषक चित्त होता। हमारे देश में विज्ञान क्यों नहीं विकसित हुआ? कि हमने उसके वैज्ञानिक चित्त को मार दिया। प्रोफेसर सारन साहब ने जो बात की कि भूगोल और ये तो खगोल और विज्ञान के विषय हैं, जबकि यहाँ तो कहते हैं शेषनाग और वो और ये उड़ जा करके ध्रुव तारा, सप्तऋषि मंडल, सारे तारों के नाम दे दिए तरह तरह के, और उसको कहते हैं धार्मिक हिसाब से, और आदमी वैसे ही इसको मान ले जैसा है जैसा ही। इसके अंदर कौतूहल नहीं बना रहे, इसके अंदर कोई जिज्ञासा जिंदा नहीं रहे, और वो जिज्ञासाओं को शांत करने के दूसरे प्रयास बंद कर दे और विज्ञान पैदा ही नहीं हो। इस प्रकार की जो स्थिति बनी है वो नहीं होनी चाहिए। और हमारे बच्चों का वैज्ञानिक माइंड हो, हमारे बच्चे वैज्ञानिक चित्त पैदा करें, और एक हमारा देश जो है आगे बढ़े। अगर वैज्ञानिक चित्त होगा तो हमारा देश भी जरूर आगे बढ़ेगा। दिमाग की यहाँ भी कोई कमी नहीं है, परंतु हमारे वैज्ञानिक चित्त को मारा गया है। हमारी स्कूलों में क्या हो रहा है, वहाँ भी मारा जा रहा है, सब जगह मारा जा रहा है। घर परिवार से लेकर के धर्म स्थानों का तो धंधा यही है बेचारों का। ये चाहे मुसलमानों में देखो, वो कह रहे हैं बेल के सींग पर पृथ्वी टिकी है, हम शेषनाग पर। अब बेचारा शेषनाग भी थक गया होगा, बेल भी थक जाता है, वो भी कितने दिन तक पृथ्वी को टिकाए रहेगा। पृथ्वी क्यों टिकी है? वो गुरुत्वाकर्षण से सूर्य से बंधी हुई है, और इसलिए सूर्य के चारों ओर घूम रही है। सूर्य आकाश गंगा से बंधा हुआ है, वो सारे अपने लवाजमे को लेकर के आकाश गंगा के चारों ओर घूम रहा है। जैसे पृथ्वी और बृहस्पति अपने उपग्रहों को भी साथ में लेकर के सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार है सूर्य भी अपना सारा परिवार है, उसको सौर परिवार कहते हैं, उसको लेकर के आकाश गंगा के राउंड कर रहा है। तो ये ऐसा सा सिस्टम है जो वैज्ञानिकों ने अब तक बताया है। हालांकि इसमें हो सकता है कोई खोजें होंगी और होगी, तो अपन जानकारी आप दूषित करते रहेंगे अपनी। मैंने जो जाना है वो आपके सामने रखा है। अब कमलेश जी भोपालगढ़ से, ये तो पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रदेश, 3 बार MP, 5 बार MP, 5 बार विधायक, 3 बार केंद्रीय मंत्री, फिर भी हमारे जननायक 40% भेदभाव सभी। ये तो पता नहीं कहाँ से राजनीति लेकर आ रहे हैं। हम अभी राजनीति का काम नहीं है, राजनीति के संबंध में भी अपन सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करेंगे, पर ऐसी गंदी राजनीति आप यहाँ नहीं लाएं। प्लीज़ ध्यान रखें, मैं सेशन कैसा ले रहा हूँ उससे संबंधित बात होनी चाहिए, अगर है आपके पास तो। ये तो राम राम सा कर रहे हैं पूनिया जी। हाँ, ये जसराज जी, ज्योग्राफी इज एज लाइक साइंस। हाँ, हो सकता है जसराज जी ने, एज लाइक साइंस ही है, पूरा विज्ञान ही है ये तो। हाँ, इसमें अभी बहुत जानना बाकी, सभी प्रकार की साइंस में अभी बहुत कुछ जानना बाकी, रोज़ नई खोजें हो रही है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमने खोज लिया, और जो पहले कोई चीज़ें खोजें हो चुकी है उनके संबंध में भी रोज़ नए तरीके से हो रही है, और उनमें से कुछ बातें पहले वाली गलत सिद्ध हो जाती है जब नई सिद्ध हो जाती है। तो ये भी है, विज्ञान रोज़ बदलता रहेगा जब तक आदमी खोजता रहेगा। जैसा जुगर गजब का ही आनंददायक विषय है। हाँ, मतलब जब हम समझते हैं, इसकी पहलियों को समझना शुरू कर देते हैं तो ये एक बहुत ही आनंददायी विषय हो जाता है। दुगे सर जी मतलब मेरे अंदाज से राजी हैं, अच्छी बात है। मुझे भी इससे क्या है थोड़ा बल मिलता। जैसे सारण साहब ने इतना वक्तव्य दिया तो मुझे यूँ लगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है, मुझे करते रहना चाहिए। कोई गला खराब तो होगा नहीं, अपन बात करेंगे, चर्चा होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि शिक्षण का बेहतर अंदाज है। हाँ, ये बड़े क्लास के हिसाब से तो बेहतर है, छोटी क्लास में तो और कुछ शिक्षण सामग्रियाँ और कई चीज़ें होनी चाहिए। मैं तो अब क्या है कि उसकी योग्य भी नहीं रहा। आपके सवाल तो मैं ले रहा हूँ, बाकी बच्चों की तो सुन ही नहीं पाता हूँ, कानों से भी कमज़ोर हो गया। नजर शाह दुगे सर, आपकी उम्र के लोग नवाचार विरोधी बनने लग जाते हैं, आपकी नवीनता वाले विचार हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। हाँ, ये ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, मतलब कि आपकी उम्र के हिसाब से नहीं, वो तो शुरू से ही होते ही है जी। ये अपने छोटे छोटे बच्चे बेकार है, देख रहे हैं अपन रोज़ाना गोबर गोमूत्र खाने पीने के लिए हमसे लड़ाई कर रहे हैं। भंवरलाल कासड़िया जी कह रहे हैं अच्छी जानकारी। चलो, बहुत बढ़िया, आप लोगों का सहयोग मिला। मुझे टाइम तो दिख नहीं रहा है पर इतना ही पर्याप्त है। कल मैं सौर मंडल शुरू कर रहा हूँ और सौर मंडल के संबंध में साहित्य 2 चैप्टर से कम हो सकते हैं और अपन उस पर चर्चा करेंगे। सौर मंडल का पाठ भी किताब में दिया है, ये तो कोई पाठ नहीं है, परंतु मैं चाहता हूँ कि बच्चों के ये कर्मिक हिसाब से सारी बातें थोड़ी दिमाग में जम जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए और कुछ उनके कौतूहल शांत होने चाहिए। थैंक यू, आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। फिर एक बार राम राम, प्रणाम, नमस्कार। जो अच्छा लगे शेयर करना नहीं भूलें। और एक याद दिला दूँ मैं कि मैंने एक YouTube चैनल भी अभी हाल ही में, पुराना YouTube चैनल मेरा जो था वो कॉपीराइट कानूनों के तहत पूरी तरह बंद कर दिया गया है, कोई कानूनी अड़चन की वजह से, इसलिए नया चैनल शुरू किया है और उसके अभी सब्सक्राइब बहुत कम है। तो आप उसे देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शिवनारायण इंदानिया नाम से मिल जाएगा आपको, उसे सब्सक्राइब करें। उसमें ज़्यादा अगर बढ़ जाएंगे, ये जो वीडियो अपन यहाँ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, टुकड़े हो जाते हैं और उसमें अच्छे वीडियो बन जाते हैं। तो उसमें जब सब्सक्राइब बढ़ेंगे तब अपन उस पर कर्जब कर पाएंगे। तो आप उसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ये सहयोग करें मेरा इसमें। ठीक है, थैंक यू।